अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल साइड। काफ़ी टाइम से जो है इंटरनेशनल पार्ट 1 का मैंने अपलोड कर चुकी थी स्पेशल सीजन 23 तक एनालिसिस टॉक पेपर की। लेकिन पार्ट 2 नहीं किया था अपलोड और बाकी भी सब जिसके नहीं किए अपलोड। काफ़ी इधर-उधर की चीज़ों में बिज़ी हो गई थी ये वो सारा, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो है इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि सीक्वेंस में जल्दी-जल्दी जो है ना वो सारा कर लें। इस सीरीज की बात ये है, स्पेशल बात कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ एनालिसिस पेपर की नहीं है। इसमें आपको गेस्ट पेपर भी मैंने जो मुझे लगते हैं कि सर के आएंगे तो वो वाले मैंने जो है वो थोड़े से ऐड कर लिए। अगर नहीं भी आए तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये कहीं भी आ सकते हैं, मतलब कि इधर उधर, या फिर आप कहीं इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं टॉपिक्स को एंड हेडिंग्स को कहीं पे भी। उसके अलावा सोर्सेज कहाँ कहाँ से आप आया कर सकते हैं या फिर मैंने कहाँ से किया था। उसके अलावा हाउ टू कवर IR2 इन 5 days, ठीक है। इसके भी वेरियस प्लान जो कि प्रीवियसली हम लोग शेयर कर चुके हैं, वो सारे के सारे मैंने एक एक में ही ऐड कर दिए ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, यही बात सेम हमारी प्रीवियस सीरीज में भी थी, इस सीरीज में भी है कि 5 या फिर मोर देन 5, ठीक है, अगर होंगे किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी क्वेश्चन के कुछ मतलब के थीम्स के क्वेश्चंस आए होंगे, तो हम लोग जो है उसको कहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो इम्पोर्टेंट होगा वो 3 to 4 टाइम्स आया हुआ होगा, फिर जो मीडियम हम कहेंगे ग्रीन कलर में होगा वो 2 टाइम्स होगा। और लेस इम्पोर्टेंट या फिर जो है ओनली वंस जो आते हैं उनको हम लेस इम्पोर्टेंट कहते हैं, यहाँ पे मिसिंग में ऐड कर लेते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले रशिया या फिर यूएसएसआर की बात करें या फिर एसयू की बात करें या फिर बुलशिट की बात करें, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है क्योंकि स्पेशल सीएसएस में भी आया था, तो 5 हो गए अब इसके। कौन कौन से एरियाज आ चुके हैं? ये है कोर काजेस ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, है कि इन रशिया, ठीक है, ये प्रीवियस वाला बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पोर्शन हो गया इसका। फंडामेंटल पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताना है ऑन वेस्टर्न यूरोपियन पॉलिटिक्स पे क्या हुए थे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरूर इसको सॉल्व किए अच्छे से करें इसको। To what extent regime established in Russia by Bolshevik represent its revolutionary ideology for consumerism, political stability, law and order and social progress? मतलब कि समझे कि ये वाली आपकी जो है मेन मेन हेडिंग्स पे आ जाएंगे, फिर आप इसमें सब हेडिंग्स देंगे और बताएंगे कि किस किस तरीके से हुआ था। सही है। इसके अलावा है व्हाट आर द रशियन ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द मिलिट्री इंटरवेंशन इन यूक्रेन, क्या रीजंस थे। Discuss whether Western sanctions can prove effective as instrument to counter Russia attack, ठीक है। तो मतलब वेस्टर्न सैंक्शंस क्या प्रोडक्टिव हुए? आंसर इज ऑफ कोर्स नो, लेकिन किस तरीके से आप उसको बाकायदा आर्गुमेंट्स वगैरह देख के और सारा कुछ बयान करेंगे अच्छे से। इसके अलावा है डिस्कस रशिया रिटर्न टू साउथ एशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इंडो पाक स्ट्रेटेजी वाली जो एरिया है वो अभी दोबारा से भी ये वाला जो है एरिया एक्टिव है थोड़ा सा, उसको भी आप तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्पेशल सीरीज में आया था वो है इट इज ऑफन कमेंटेड that Stalin come out as a winner from the Yalta Conference held in 1945, कैसे? तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप इसको देखें किस तरीके से सॉल्व होगा और उसको प्रॉपरली तरीके से आईआर के बेस से आईआर के जो कीवर्ड्स हैं वो लगा के अच्छे से करके इसको तैयार करें। अच्छा, दूसरा टॉपिक जो है हमारा है जर्मनी या फिर नाजीज्म। इस पे सिर्फ एक टॉपिक आया हुआ है अक्टूबर 19 में। क्या आया है? व्हाट वर द फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ नाजीज्म यूजिंग व्हिच हिटलर रेज्ड पावर टू टू पावर इन जर्मनी, ठीक है। अब इसका जो रिसेंट में क्या आ सकता है अगर आना चाहे, यानी कि 2023 4 में कौन सा आ सकता है? नाजीज्म को आप कनेक्ट कर सकते हैं जो अभी पैलेस्टाइन या फिर इसराइल का इशू जो चल रहा है उस पे। क्यों? द रीजन इज क्योंकि हम लोग कह रहे हैं ना कि वो जेनोसाइड जो उन्होंने किया था वो अभी दोबारा से उस तरीके से हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो भी हैं ये आप जो है इस क्वेश्चन को आप उस फ्रेम में जाके कंपेरिजन कंट्रास्ट करके आप इसको कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन के कंपेयर एंड कंट्रास्ट नाजिज्म ऑफ हिटलर एंड दी जिनोसाइड ऑफ स्टालिन इन गाजा। इस तरीके से क्वेश्चन किसी की तरह भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं, तो इस दफा के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन आया हुआ है, वो है क्रिटिकली एनालाइज सिमिल्स पी हंटिंगटन्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले बताना है, एनालाइज करना है, उसके बाद मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन इट्स devastating consequences on the for different leading civilization of nations, ठीक है। ये थोड़ा बहुत जो है अभी भी रिसेंट में अटैच है इस बात को, मतलब कि हम कह सकते कंसर्न है। आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, आइडिया होना चाहिए क्योंकि इसके आर्गुमेंट्स आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं।
फॉरेन पॉलिसी की बात करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी भी फॉरेन पॉलिसी वाले क्वेश्चन आ सकता है। अभी मैं आज ही सुन रही थी, आज हाजिब खानजादा का, तो वो वाला जो है ना, वो कश्मीर वाला सारा बता रहे थे कि ये कोर्ट में डिसीजन आ गया उनका, ये जो है वो आर्टिकल 370 वापस जो है नहीं, मतलब कि उन्होंने हटा दिया है तो वापस से नहीं होगी। तो जो है अब उस हिसाब से ज़ाहिर है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की फेलियर है क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। देखिए प्रीवियस में कौन से क्वेश्चन आए हैं। डिस्कस, ये 2016 में आया था, मोरल इम्पेरेटिव ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी with contending spirit of potential and evaluate how it helps in strengthening develop diplomatic objectives in countries foreign policy। ये इंडिया के हिसाब से ये प्रीवियस में 2016 में आया था, तो ये उस हिसाब से आप फिर भी देख लीजिएगा, आपको इन्फो होनी चाहिए। उसके अलावा एनालिसिस ऑफ एनाटॉमी ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज एन एसेंशियल prerequisite to an understanding of dynamics of international relations। बिल्कुल बताना क्या है, सेंट्रल थीम ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इन दी वार अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, इसमें ये पुरानी बात है, लेकिन अभी भी क्योंकि टेररिज्म थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ था रिसेंट टाइम्स में, थोड़ा बहुत कुछ गवर्नमेंट में थोड़ा कुछ मंथ पहले, तो हो सकता है ये भी थोड़ा बहुत आ जाए, टेररिज्म अब एक्टिव हो चुका है। अच्छा, हाउ डू, क्योंकि अभी अफगानिस्तान वाला इशू भी तो चल रहा है ना, जिस वजह से हम लोग जो है वो अफगानिस्तान वालों को जो रिफ्यूजीज को वापस भेज रहे हैं, तो उस हिसाब से ये जो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाउ डू रेशनल थ्योरीज ऑफ फॉरेन पॉलिसी एक्सप्लेन स्टेट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, रेशनल थ्योरी किस तरीके से स्टेट डिसीजन मेकिंग में काम आती है। Discuss the tenets of the theory in the light of decision made by Pakistan in response to Saudi request of sending troops during Yemen crisis in 2015। ये वाला क्वेश्चन है अभी जो रिसेंट में है, क्योंकि वो गजा वाला केस भी हो सकता है कि हमास वालों ने कहा था कि पाकिस्तान वाले जो है वो स्टैंड लें थोड़ा बहुत, तो ये बात भी आप जो ना इसको भी कह सकते हैं कि आपका इससे क्वेश्चन आ जाए। अगर सीएसएस में नहीं आया तो हो सकता है पीसीएस में आ जाए, तो मतलब कि इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपको आर्ग्यूमेंट एटलीस्ट आने चाहिए। उसके अलावा give a critical appraisal of Pakistan's foreign policy from the perspective of climate change। क्लाइमेट चेंज का भी इशू है, क्योंकि सर्दियां होंगी फिर से बारिश होंगी और फिर से जो है ना वो मतलब सैलाब वाली सीजन होती है, सर्दियों में भी होती है और गर्मी में भी होती है। तो क्लाइमेट चेंज का तो किसी में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि आए में आए, तो इसको भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से भी देख सकते हैं आप। The manner in which a nation's ideology dominates its foreign policy is constantly in confusion। Explain the relationship between capitalist democracy and foreign policy of United States of America। ठीक है, तो ये बताना है कि कैपिटल यूएसए के हिसाब से ये कि कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है यूएसए की, और फिर फॉरेन पॉलिसी क्या कंफ्यूजन में है क्या है, सब कुछ जो है ये प्रीवियस में था जब पुराना टाइम था, 18 में तकरीबन ट्रम्प वाला टाइम ही था ये, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन में ही है। तो वो वाली जो है ना अभी, क्योंकि जो बाइडेन क्या कर रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किस तरीके से खेलें, क्या फॉरेन पॉलिसी रिफ्लेक्ट करती है उनकी जो है ना वो पॉलिसी से, तो वो वाली चीजें भी काम आ जाएंगी इसमें। ये वाली चीजें आप कवर कीजिएगा रिसेंट वाली, पुरानी वाली को छोड़ दें। राइट, डिटेल नोट ऑन इवॉल्विंग डोमेस्टिक पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ अफगानिस्तान इन द वेक ऑफ विथड्रॉल फ्रॉम द कंट्री। इसका द की स्ट्रेंथ पाकिस्तान फॉर टू पाकिस्तान था। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला तो ऐसा क्योंकि विथड्रॉल हो चुका है, वो तो खत्म हो गया, लेकिन अफगानिस्तान से रिलेटेड वाला क्वेश्चन अभी भी आएगा। Elaborate in detail the development of Quad and AQUIS strategic partnership and their implications of for regional stability। ये भी रिसेंट में आया था। How is it likely to impact Pakistan's strategic interest in our foreign policy options। सही है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वाड और AQUIS जो है वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, रीजनल स्टेबिलिटी कर रहे हैं, पाकिस्तान यहाँ पे अकेला रह जाएगा। चाइना तो पाकिस्तान वाले सर्किल में सेम है, लेकिन जाहिर है बाकी कंट्रीज अपनी अपनी वो बढ़ा रहे हैं स्ट्रेंथ। पाकिस्तान के लिए क्या इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के क्या पॉलिसी ऑप्शन पाकिस्तान को लेने चाहिए। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट इसके लिए आपको चाहिए। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करें, फिर अफगानिस्तान सिर्फ की बात करें, तो ये अभी भी ये तो वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी क्वेश्चन आए हैं इस पे, लेकिन अभी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिसेंट में। अभी मतलब 2024 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेशक आप इस पे बहुत ज्यादा डीप में जाके तैयारी करें। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन कौन कौन से आ चुके हैं। क्रिटिकल डिस्कस मेन पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक hurdles between Afghanistan Pakistan relation and how can both countries come out of from Cold War scenarios। तो वही है यहाँ पे अभी भी hurdles वही चल रही हैं, तो मतलब कि वो वाली चीज जैसे अफगानिस्तान कह रहा था कि पाकिस्तान को और दुश्मन नहीं बनाने चाहिए या फिर इस तरीके से,
तो क्या तरीका कार होना चाहिए कि रिलेशन अच्छे रहें, खराब ना करें, क्योंकि इंडिया भी पहले लग रहा था कि इंडिया वालों के और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अब जो है लग रहा है कि इनके रिलेशन बहुत अच्छे होने वाले हैं जल्दी, अब हो चुके हैं, ठीक है। तो जो है दोबारा से, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान के बावजूद होने के बावजूद भी, तो आप उस हिसाब से देखिए कि पाकिस्तान कहाँ पे लेक कर रहा है, क्यों नहीं हो रहे रिलेशन सही। तो ये वाली चीजें जो है आप उसमें ऐड कर सकते हैं, पढ़ें अच्छे से करके उसको इस एरिया में। द मोस्ट कंपेयरिंग चैलेंज फेसिंग अफगानिस्तान टुडे इज डीलिंग विद द अफगान तालिबान। ये पुराना हो चुका है। व्हाट डू यू थिंक political engagement in a combination between Afghan government एंड तालिबान के वजह से रीजन, ये ठीक है, ये खत्म हो चुका है। अभी बस अभी ये है कि अफगान तालिबान किस तरीके से जो है ना वो अफगानिस्तान को मतलब कि इंटरनेशनल में जो है वो रिकॉग्निशन दिला सकते हैं तरीके से, ठीक है, क्योंकि वो काफी कंट्रीज ने अभी भी वो बहन है एक्सेप्ट नहीं किए उनकी गवर्नमेंट को। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन नहीं है अभी काम का। What could be the reason for emerging water conflict between Pakistan and Afghanistan? Of course, this is the issue. ये सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला इशू नहीं है। अभी रिसेंट में एक वो डैम्स वगैरह बना रहे हैं बाकी जो सेंट्रल एशियन रीजन्स वाले एरिया में, मतलब कि उनके साइड से जो पानी आ रहा है या फिर इस तरीके से, तो वहां पे भी डैम्स का कोई है, वहां पे भी इशू हो सकता है। ये पाकिस्तान वाला इशू भी काम का है, ईरान से भी उनका कोई इशू चल रहा है। तो ये सारे जो है ना सारे के सारे आप वाटर कंफ्लिक्ट पूरा का पूरा देखिएगा अफगानिस्तान के सिनेरियो में। आर्गुमेंट अच्छे होंगे तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। Comment in detail on the mechanism of conflict resolution between Pakistan and Afghanistan and on Dural Line issue। ठीक है, अभी भी दुरल लाइन का इशू है, मेन है। वो बनवाते हैं पाकिस्तान वाले तो वो कटवा देते हैं, क्या होता है सारा कुछ टेररिज्म इंक्रीज होता जाता है। तो ये वाली चीजें आपको पता होना चाहिए कि इशू क्या है, किस तरीके से रिजॉल्व हो सकता है, आपके पास सोल्यूशन होने चाहिए। इसके अलावा है व्हाट आर दी चाइना इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, डिस्कस रोल एंड ऑप्शंस इन द कंट्री फॉलोइंग द यूएस एग्जिट। यूएस एग्जिट का हो चुका है और चाइना के इंटरेस्ट भी अब जाहिर हो चुके हैं, कौन से इंटरेस्ट आपको पता होने चाहिए। राइट a detailed note on evolving domestic political dynamics of Afghanistan in the wake of US withdrawal। ठीक है, ये 2023 में आया था। की कंस्ट्रेंट पाकिस्तान फॉर मस्ट टू, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये अभी भी इम्पोर्टेंट है। इसकी जो है वो थोड़ी थीम्स चेंज हो सकती है, उल्टी सीधी हो सकती है, लेकिन तकरीबन जो है ना वो मतलब कि यही है सारा कुछ। लेकिन अभी अफगान रिफ्यूजी वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो किस तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इश्यू बहुत ज्यादा इंटरनेशनल भी कहलाता है काफी। पाकिस्तान और इंडिया की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट है, अभी मैंने बताया कि था कि यूए वो था अभी जो हुआ है इश्यू इनका, जो आर्टिकल 370 वाला जो था, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से दे दिया है आंसर, जो कि मैंने आज देखा था शाहिद खानजादा वाले में। आपने अगर नहीं देखा तो 12 दिसंबर वाला नहीं 11 दिसंबर वाला देख लीजिएगा, ठीक है। सो उसमें ये था कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो कर दिया है कि आर्टिकल 370 नहीं दोबारा से जो है ना वो करेंगे हम लोग, और जो है जो हो रहा है सही हो रहा है, और इंडिया को हम मतलब कश्मीर को हमने अपने साथ मिला दिया है, ठीक है। तो अब उससे पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन है, ठीक है, पाकिस्तान की डेमोक्रेट वो फेल हो गई है, ठीक है, डेमोक्रेसी वाली फेल हो गई है। इंटरनेशनल अथॉरिटीज कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब फलस्तीन का इतना बड़ा इशू हो रहा है उस पर कुछ नहीं हो रहा, तो कश्मीर में भी कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा जो है वो उसमें वार वार भी 3 बार हो चुकी है, तो और भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारी डिस्कशन जो है ना शाहरुख खान दादा में बिल्कुल बहुत अच्छी हुई थी। तो आप देख लीजिएगा उसको, थोड़ा सा आइडिया आपका थोड़ा माइंड ब्लोड होगा और आपके पास शायद कुछ आर्गुमेंट किया जाए। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आए। ये है सिग्निफिकेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये टेररिज्म वाला, ठीक है। अभी टेररिज्म वैसे है और थोड़ा बहुत तो इतना वो नहीं है अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव से आप देखिए, लेकिन टेररिज्म तो है। इसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंटर वाटर ट्रेड का भी कोई डिसीजन आया था अभी रिसेंट टाइम में, वो आई थिंक हो गया रिजॉल्व, मामला पाकिस्तान के फेवर में आया था। हाउ हैव न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इवॉल्व, ठीक है, व्हाट डू करंट डॉक्ट्राइन इम्प्लाई टू टोलरेंस, या फिर इस तरीके से ये भी मुझे नहीं लगता काम का है। बट एग्जामिनर ने कुछ भी दे सकता है आपको, जो क्वेश्चंस आए हुए पास में वो आपको आंसर आने चाहिए उनके। One of the most serious dilemma of South is content relation between contiguous relation between Pakistan and India. What would measure you consider for normalization between the, of course ये अभी जरूरी है, नॉर्मलाइजेशन होने चाहिए दोनों के, क्योंकि दोनों को पता है इश्यू ऐसे रिजॉल्व नहीं होंगे।
लड़ाई से कुछ नहीं होगा, दोनों ही कंट्रीज में इतनी पॉवर्टी है, दोनों को मिलके उनको रिजॉल्व करना चाहिए रेदर देन लड़ाइयाँ और साथियों के वो करने। तो वो वाले आप सोल्यूशन इसमें देखें, अच्छे वाले सोल्यूशन जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग वाले वो देखें। इसके अलावा ये था व्हाट बेनिफिट इंडिया माइट हैव गेन बाय ज्वाइनिंग मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल regime, हाईलाइट पॉसिबल इम्पैक्ट्स इट में। ठीक है, इंडिया अक्सर जो है ना ज्वाइन करता रहता है चीजें ये सारा कुछ, तो ये देख लीजिएगा आप लोग कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ज्वाइन की हुई है, इसमें चांसेस हैं, पाकिस्तान पे उस पर क्या इम्पेक्ट आएगा, वो सारा कुछ। उसके अलावा डिस्कस न्यूक्लियर फैक्टर इज वन ऑफ द मेजर डिटरमिनेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स डिफरेंस टू यूएसए इंडिया एंड पाकिस्तान। ये भी पुराने कुछ सेंस हैं जो कि अभी चल रहे हैं। What are these various strengths of Indo-Pacific construct of US and its allies? ये important है। What is the option of Pakistan to deal with the significance assigned to India in the Pacific region? ठीक है, Indo-Pacific region अभी भी इस पे वो जो है वो मेन है। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन मतलब ये ये वाले आपको आने चाहिए एटलीस्ट बहुत अच्छे से। ये वाला वाटर वाला भी ठीक है, और ये वाला इन पे मेन फोकस करें, बाकियों पे पार्शल फोकस करें। How has India's scrapping of its constitutional law, Article 370 or 35A, it grant special status to Indian administered Kashmir, impacted the legal standing of Kashmir dispute? तो ये वाला है, अभी जो रिसेंट डिसीजन आया है इस वजह से हो सकता है पेपर में आ जाए, लेकिन अगर पेपर बन गए होंगे अभी तो फिर नहीं आएगा। मुझे लगता है पेपर अभी नहीं बने होंगे, दिसंबर का शायद मंथ लग जाए क्योंकि अभी पेपर लेट हो गए। अच्छा, उसके अलावा क्वेश्चन था जो स्पेशल सीरीज में आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। तो बताना है कि डिस्कस द प्रोस्पेक्टिव ऑफ एन आर्म कंट्रोल regime बिटवीन टू साउथ एशियन रीजन राइवल्स। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, मतलब कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में बात करनी थी और आर्म कंट्रोल के बारे में, मतलब लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अब वो हो गए न्यूक्लियर पावर। तो वो सारा कुछ उस हिसाब से उस सिनेरियो में डिस्कस करना था इसमें। अच्छा, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो अभी वही मैंने बताया कि आर्टिकल 370 वाला जो केस है वो आ सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है फिलहाल। तो ये क्वेश्चन प्रीवियसली आ चुके हैं, कंपेयर और कंट्रास्ट बहुत करते हैं। बहुत सारे इश्यूज आप देखें कौन कौन से और भी कश्मीर से मतलब के कंसर्न हो सकते हैं, रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे ईस्ट में, और कभी आ जाता है बोस्निया का। ठीक है, कभी आ जाता है वो कैटोलिना, पता नहीं कौन, मतलब सारे जितने भी होते हैं ना केसेस सारे आप देख लें, जितने भी गुड विन आर्गुमेंट, पता नहीं गुड गुड फ्राइडे वाला आर्गुमेंट, गुड फ्राइडे आर्गुमेंट, पता नहीं कौन सा था, ये मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो वो वाला भी आर्गुमेंट था, इशू था, वो भी रिजॉल्व हो गया था। पाकिस्तान का क्यों नहीं इशू रिजॉल्व हो रहा, कंपेयर करें कंट्रोल करें, हमेशा आता है इस तरीके का क्वेश्चन में। उसके अलावा ये आर्टिकल 370 और 35 है, तो ये वाले क्वेश्चन भी रिलेटेड जो है वो आ सकते हैं। अच्छा, बैलेंस ऑफ पावर की बात करें, सिर्फ एक बार सुना है लेकिन रिसेंट में आया हुआ है 2022 में। क्या क्वेश्चन है, डिफाइन द बैलेंसिंग एक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। क्या होता है, व्हाट आर पाकिस्तान इम्पेरेटिव एंड कंस्ट्रेंट्स विथ रिगार्ड टू मेंटेनिंग बैलेंस इन रिलेशन विथ मेजर पावर्स। ठीक है, जैसे अभी भी जो है ये वैलिड है क्वेश्चन। पाकिस्तान एक साइड पे चाइना होती है, एक साइड पे जो है सऊदी अरब होता है। ठीक है, तो ओ सॉरी सऊदी अरब यूएसए। ठीक है, एक साइड पे यूएस होता है, एक साइड चाइना होता है, मतलब पाकिस्तान जो है ना वो दोनों में झगड़ा हुआ होता है। किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमेशा ही पूछते हैं, भले टाइम हो या ना हो, मतलब कि इम्पोर्टेंस करंट टाइम की हो या ना हो। अच्छा, डिप्लोमेसी की बात करें, सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग डायग्राम इन द लाइट ऑफ मल्टी डिप्लोमेसी। अभी मैं डायग्राम लगाना भूल गई थी, आप लोग 2020 वाला पेपर देख लीजिएगा, उसमें 9 इस तरीके से ना बने हुए थे। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रैक ऑफ डिप्लोमेसी एंड व्हाई। ठीक है, भी जो है डिप्लोमेसी के रिलेटेड आया भी तो पाकिस्तान की एक सवाल से होता है कि मतलब कि क्या पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक फेलियर है ये, कि जो है इंडिया जो है लाइक अपनी मंजी में करता जा रहा है और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वाटर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, वाटर कॉन्फ्लिक्ट अभी बस इंडिया से रिलेटेड मुझे आई थिंक आ सकता है, या फिर अफगानिस्तान से related। दो ही हैं ये हमारे मेन इशू, दोनों साइड से पाकिस्तान, या फिर इस तरीके से आता है कि पाकिस्तान दोनों साइड से ही फंसा हुआ है, इधर इंडिया हो या फिर अफगानिस्तान हो, दोनों साइड से पाकिस्तान वाटर में सब इशू में फंसा हुआ है और बाकी इशू में भी। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है। कौन कौन से प्रीवियसली क्वेश्चन आ चुके हैं, रीजन फॉर इमर्जिंग वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, और उसके अलावा सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो टेररिज्म के हवाले से, क्योंकि वो जब भी कुछ होता है तो कहते हैं कि टेररिज्म अगर आप लोग फैला रहे हैं, इंडिया वाले कहते हैं, तो आप लोगों का जब पानी बंद कर देंगे। तो ये वाले जो है ना इशू इस हिसाब से होता है। ठीक है, और उसके अलावा मैंने ये वाला इसलिए इस पे ऐड किया हुआ है, इवेल्युएट सिग्निफिकेंट वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस वाटर ट्रीट।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाली भी अभी जो इशू आता कोई शिनगंगा वाला, तो उस पे पाकिस्तान फेवर में आया था, वो कौन सा डिसीजन था, कब आया था, कुछ मंथ पहले था या फिर लास्ट ईयर था, पिछला साल स्टार्टिंग में, वो वाला आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, साउथ एशिया की बात करें अगर, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आते रहते हैं इस पे, कौन कौन से आए हैं अब देखते हैं। वाई डज साउथ एशिया रिमेन द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इन द वर्ल्ड? ठीक है, मतलब हर कोई अपने एक दूसरे से लड़ता ही रहता है। What lessons can SAARC draw from EU and ASEAN experience in regional integration? मतलब अगर EU की बात करें और आसियान की बात करें कि तो इनकी इंटीग्रेशन इतनी ज्यादा है कि सार्क को कुछ सीखना चाहिए। सार्क में दो कंट्रीज हैं जो कि अगर आपस में मिल जाए और करना शुरू करें काम तो बहुत कुछ कर सकती है। मतलब एक कोई एक चीज में अच्छा है, दूसरा किसी और चीज में अच्छा है, और दोनों मिलके दूसरे को एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। तो क्या लेसन से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सीखना क्या चाहिए इनसे? तो ये वाला क्वेश्चन आई वुड से कि आप पेपर में आया ना आया, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। हाउ हैव द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इवॉल्व? ठीक है, व्हाट डू द करंट डॉक्ट्राइन इम्प्लाई फॉर स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया? ये 2022 में आया था क्वेश्चन, क्योंकि न्यूक्लियर के हिसाब से काफी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसकी भी तैयारी कर लें। उसके अलावा ये क्वेश्चन तो प्रीवियस थे। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस dilemma of South Asian politics is the contentious relations between Pakistan and India. What measures you consider? ठीक है, ये अभी भी चल रहे मेजर्स को, अभी भी इनको रिजॉल्व तो करवाना है इशू। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डिस्कस अब पाकिस्तान को समझ चाहिए कि वो रियलिस्टिक, मतलब कि कौन सी ऐसी स्टेप उनको लेने चाहिए वाकई में कि इश्यूज को रिजॉल्व करें। नॉर्मल किस तरीके से होना चाहिए, साथ में नंबर्स रहते हैं, लड़ाइयाँ को छोड़ के वो करना चाहिए, या फिर कोई पावर यूज करना चाहिए कि वो सारे ही अपनी बातें मनवा सके, क्या करना चाहिए, वो सारे आपको आंसर, लेकिन आंसर जस्टिफाई होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो पुराने से ही वो घिसे पिटे आंसर दे देते हैं, वो आंसर ना दे। एग्जामिनर को पता है वो आंसर, और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा आंसर हो कि वो पैदा डोमिनेट हो सके। डिस्कस रशिया रिटर्न टू साउथ एशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। ठीक है, ये रशिया का रिटर्न, ये वाला अभी भी, क्योंकि रशिया काफी एक्टिव है अभी मिडिल ईस्ट में, रशिया काफी एक्टिव है, तो रशिया रिटर्न टू साउथ एशिया की जगह मिडिल ईस्ट भी आ सकता है। तो ये वाला भी आप देखिएगा। और चाइना भी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में काफी एक्टिव है, तो ये सारे। व्हाट बेनिफिट्स इंडिया माइट हैव गेन बाय ज्वाइनिंग? ये वाला क्वेश्चन है। इसमें इट में ठीक है, मतलब इंडिया काफी ज्वाइन करता है, मैंने पहले बताया था प्रीवियस वाली स्लाइड में भी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल regime में क्या बेनिफिट हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, होगा फिर क्या चैलेंजेस वगैरह। इसके अलावा है व्हाट आर वेरियस ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान टू कंस्ट्रक्ट यूएस एंड allies? ठीक है, ये वाली सेम है, पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है, ये वो किस तरीके से अपनी सारी चीजें कर सकता है। उसके अलावा ये अभी स्पेशल सीएसएस में जो आया था, ये वही सेम है, बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड आर्म कंट्रोल। ठीक है, ये वाला सेम है, टू साउथ एशियन न्यूक्लियर राइवल्स। इंडिया पाकिस्तान के बारे में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में बात करनी, तो मतलब न्यूक्लियर वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। अच्छा, वारफेयर या फिर हाइब्रिड वारफेयर की बात करें, सिर्फ एक क्वेश्चन आया है उस पे, वो है हाउ कैन पाकिस्तान डेवलप क्रेडिबल कैपेबिलिटीज इन हाइब्रिड वारफेयर? यूएस चाइना फिर ग्लोबल पावर्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगे से, मैं यहाँ पे लगा रखूंगी। ये होगा रेड में। अब इसके क्वेश्चंस देखे कितने ज्यादा है, मैं ये रेड होगा, वो मैं जो कलर है ना, वो वाला। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है ब्लू नहीं होगा। ये 4-5 से ज्यादा क्वेश्चन है। कौन कौन से, व्हाट आर द चाइनाज इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, रूल बताना है, और यूएस एक्ट वाला। ठीक है, इसके अलावा वाशिंगटन कॉन्सेंसस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट जो ना वो बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। और बीजिंग कॉन्सेंसस, ठीक है, इस बीजिंग कॉन्सेंसस अ चैलेंज टू वाशिंगटन कॉन्सेंसस। तो ये बताना है, इसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें आर्गुमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स आपको आ सकते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन है व्हाट आर द की फीचर्स of US new Indo-Pacific strategy under Joe Biden's administration? How does it treat China? ठीक है, जो बाइडेन की स्ट्री बतानी है कि ट्रीट चाइना को किस तरीके से कर रहे हैं। अभी रिसेंट में भी आई थिंक काफी उनके रिलेशंस इवॉल्व हुए हैं, चाइना के प्रेसिडेंट भी वहां पे गए हैं अमेरिका की, बातें बातें हुई हैं उनकी, क्या हुई है वो सारी आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर आर established by great powers in order to serve their interest.
ठीक है, वेल ऑर्डर एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट, मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए वो जो है ऑर्डर एस्टेब्लिश करते हैं। व्हाट आर द फाउंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड हाउ डू दे सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट पावर्स? ठीक है, मतलब अभी किस तरीके से चल रहे हैं, अभी बहुत सारे इश्यूज है जो कि चल रहे हैं, तो अब वो सारे के सारे कवर करें, ये क्वेश्चन आज भी वैलिड है। डिस्कस द चाइनीज sponsored rapprochement between India, Iran, and Saudi Arabia. Its likely impact upon the role of United States in the Middle East. ठीक है, अभी जो सऊदी और पहले जो है वो ईरान का जो है करवा दिया है सेटलमेंट की लड़ाई खत्म करवा दी है चाइना ने। ठीक है, तो अब बताना है कि इम्पेक्ट क्या होगा मिडिल ईस्ट पे यूएसए का। तो पहले तो क्योंकि अभी रिसेंट में वार भी हुई है, कभी तो तरीके से मिले भी थे ईरान और सऊदी के जो है वो लीडर्स, तो वो वाली सारी बातें और सारा कुछ जो है काफी चीजें होंगी, ने अच्छे से कवर किया होपफुली। पैलेस्टाइन वाला इशू भी, और रिसेंट में कितनी अच्छी से टॉक्स भी हो रही है इनकी, डायरेक्ट अब इनके रिलेशन हो गए हैं, तो किस तरीके से वो इम्पेक्ट करेगा यूएसए पे, तो ये चीज मिडिल ईस्ट में। और उसके अलावा एक क्वेश्चन है, एक दूसरा भी आया था, एलिब्रेट एज टू वेदर वी आर लिविंग इन अ यूनिपोलर बाइपोलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड। ठीक है, डज द इमर्जिंग सिनेरियो इंक्रीज और डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स? वॉट आर रीजन? आंसर द रीजंस। ठीक है, मतलब हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं अभी, यूनिपोलर में रह रहे हैं, बायपोलर में रह रहे हैं, या फिर मल्टीपोलर में वर्ल्ड में रह रहे हैं? मेरे हिसाब से मेरा आंसर होगा मल्टीपोलर में। क्यों है क्यों नहीं है वो आप आंसर देख लीजिएगा। डज द इमर्जिंग सिनेरियो इंक्रीज और डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिट्री, मतलब कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट क्या इंक्रीज हो सकते हैं इस पे? ऑफ कोर्स यस। अब आप भी देख लें, रशिया यूक्रेन का इशू, पैलेस्टाइन और जो है वो इसराइल का इशू चल रहा है, तो मतलब कि काफी चीजें जो है वो चल रही है। मल्टीपोलर वर्ल्ड है, रीजन मैंने बता दिए, तो दो रीजन मैंने बता दिए। बाकी एग्जाम्स आप देख रहे हैं, इंक्रीज हुए हैं नहीं हुए हैं, किस तरीके से आप जस्टिफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी रिसेंट में आया है, तो अभी भी ये वैलिड है। अच्छा, कोविड-19 पेंडेमिक की बात करें, खत्म हो चुका है अब तो। सिर्फ एक क्वेश्चन आया था उसका, व्हाट इज पेंडेमिक, हाउ कैन पेंडेमिक मैनेजमेंट स्टडी मेड बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आपका सिस्टम? ठीक है, लेकिन जो है व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम पेंडेमिक और ये सारा कुछ, तो वो चीज जो है इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अभी आएगा नहीं। तो इंडो पैसिफिक की बात करें, तीन क्वेश्चन इस पे। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ यूएस न्यू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अंडर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन? ठीक है, हाउ डज ट्रीट चाइना, मतलब कि चाइना की जब भी बात आती है तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की बात भी आ जाती है। ठीक है, और सारा कुछ पूरा इनका गेम होता है सारा, क्योंकि चाइना ज़्यादा इस साइड पे रहता है। डिस्कस रशिया रिटर्न टू साउथ एशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक। ठीक है, ये भी अभी भी वैलिड है, ये भी अभी वैलिड। व्हाट आर द वेरियस स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट ऑफ यूएस एंड इट्स अलायंस? उसके अलावा व्हाट आर द ऑप्शंस ऑफ पाकिस्तान और सारा कुछ। गवर्नेंस की अगर बात करें, तो ये पेंडेमिक वाला जो कोविड वाला था ना, ये वाला सेम एक ही आया था क्वेश्चन, अभी नहीं आया है कोई गवर्नेंस का। अभी चैलेंज तो है पाकिस्तान की गवर्नेंस का, हो सकता है कि अभी कोई क्वेश्चन आ जाए। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो अभी भी वो 2023 में भी आया था, तो इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, आपको आना चाहिए। यहाँ पे नहीं आया, अगर आईआर में तो करंट अफेयर में आ जाएगा, नहीं आया तो पाकिस्तान अफेयर में आ जाएगा, नहीं आया तो ऐसे में आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा। सो कौन कौन से एरिया नहीं भी आया तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान इज वन ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज हिट बाय ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ट्रेंड्स। व्हाट कैन बी द वेज एंड मीन्स टू मैनेज क्लाइमेट चेंज ट्रेंड्स? ठीक है, ये तो पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज में है। मतलब कि जो हिट हुए हैं, अभी भी सेम क्वेश्चन देखें, टॉप 10 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज हैं। सोल्यूशन बताना है बस। इसमें है मल्टी डायमेंशनल मल्टी फेजेड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, आइडेंटिफाई ईच एंड डिस्कस एनालाइज अंडर द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी के हिसाब से आपको बताना है इसमें। तो जाहिर है सब में ही तकरीबन सिक्योरिटी वाला काउंट हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है क्लाइमेट चेंज जो है वो वैसे तो नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन ह्यूमन मेड भी है, तो वो किस तरीके से सिक्योरिटी ऑफ कंट्री इम्पेक्ट करती है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, मतलब ट्रेडिशनल वाला नहीं है, न्यू सिक्योरिटी थ्रेट जो अभी आजकल है, जिनके कोई बॉर्डर्स नहीं होते हैं, वो वाले सिक्योरिटी थ्रेट। कोल्ड वॉर की अगर बात करें, तीन क्वेश्चन आए हैं इस पे, अब उसके बाद तो नहीं आया कोई। ये मैं दिखा देती हूँ कौन सी, ये देखिए, एक तो है ये वाला कोल्ड वॉर जो है ना, वो मतलब कि थोड़ा सा इस पे कोल्ड वॉर का डिस्कशन होगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। तो ये मैंने ऐसे ऐड किया ताकि आपको पता हो कि इस हिसाब से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। मेन पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक हर्डल बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान।
एंड हाउ कैन बोथ कंट्रीज कम आउट ऑफ कोल्ड वॉर सिनेरियो, ठीक है। उसके अलावा strength and liabilities during the of containment of world revolution during the cold war, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या थी, liabilities क्या थी, ये वाली डिस्कस करनी है। cold war is considered as one of the longest peace in the great power history. What determinist factors ensure relative peace in great power relation during the cold war, ठीक है। तो कोल्ड वॉर जब हुई थी तो मतलब पीस एक तरह से था कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, तो इस वजह से कहते हैं कि लॉन्गेस्ट एंड्योरिंग पीस फॉर टाइम था। किस तरीके से था, आप उसके फैक्टर्स बता सकते हैं। टेररिज्म की बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 4 बार जो है इसके टॉपिक्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आ चुके हैं। एक हो गया है कि ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, ये इन दी वार अगेंस्ट टेररिज्म वाला, ठीक है। उसमें फॉरेन पॉलिसी का सारा कुछ बताना है, उससे रिलेटेड आया। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव टेररिज्म, ठीक है, इसमें सारा कुछ आ जाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान इज फॉर्मली ज्वाइन सऊदी अरबिया's लेट 34th स्टेट इस्लामिक मिलिट्री अलायंस, ठीक है। तो उसमें मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट टेररिज्म जो है ना वो डिस्कस करना है सारा कुछ। उसमें सारी implications आ जाएंगी, ये पॉलिटिकल सोशो कल्चर इसलिए implications सारा कुछ। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था जो कि किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, 2020 में आया था। उसमें था व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू डिफाइन टेररिज्म। तो उसने कहा था फेमिनाइजेशन टेररिज्म क्या होता है, क्रिमिनलाइजेशन टेररिज्म क्या होता है, कमर्शियलाइजेशन क्या होता है और स्टेट टेररिज्म क्या होता है। तो वो सारा कुछ जो है ना ये वाले क्वेश्चन एक तो ये सबको आता था, ठीक है। ये वाले 3 जो है ना उसमें सबको कंफ्यूजन थी। तो आप देखेंगे और कौन-कौन से वेज होते हैं टेररिज्म के, कौन-कौन सी टर्म्स आती हैं न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, मैगज़ीन्स में, ठीक है। तो वो टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए, जिस हिसाब से जो है आपको, ताकि एग्जाम में कोई भी इस तरह का टर्म आता है तो आपको परेशानी ना हो। अच्छा, न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें तो 4 क्वेश्चंस जो है ना सिलेक्ट आ चुके हैं। एक है डिस्कस द मोरल डायमेंशन ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है। उसमें क्या करना है, एसेंशियल फीचर्स बताने हैं और जस्टिफाई करना है इस ऑफेंसिव गेस्चर, ठीक है। which maintain नेशनल एंड रीजनल स्ट्रेटेजिक बैलेंस, ठीक है। किस तरीके से बैलेंस रखा है पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से, ये सारी बतानी है बातें। इसके अलावा हाउ हैव न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान इवॉल्व, बताना है करंट डॉक्ट्राइन इम्प्लीफाई फॉर डिटरेंस स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। इसके अलावा न्यूक्लियर फैक्टर इज वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, विद रेफरेंस बताना है यूएसए इंडिया का। उसके अलावा ये स्पेशल सीएसएस में था ये वाला डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मament एंड आर्म्स कंट्रोल, और किसके बाद बीच में इंडिया और पाकिस्तान साउथ एशियन राइवल्स। अच्छा, आईएमएफ की बात करें, अभी पाकिस्तान आईएमएफ में है। स्पेशल सीएसएस में आई थिंक नहीं आया था, मतलब कि आईआर पार्ट 2 में, तो हो सकता है अभी भी आ जाए, ठीक है। क्रिटिकल डिस्कस द फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ ग्रीस इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। और उसके बाद जो है which need huge financial assistance from European nation and IMF, the debt relief, ठीक है, a breathing space to stabilize economy, explain the out of box solution of the crisis in the country, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन कोई हो तो मैं बताएं, वो वाली चीज बतानी है आपको। व्हाट आर द मेजर पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएफ बैंक हो गया, इसको हम एसीपी कहते हैं। तो ये वाली चीजें जो है डिस्कस करनी है। 19 में आया था लेकिन वैल्यू तो अभी भी इसकी है क्योंकि आईएमएफ में है हिस्सा। उसके अलावा हाउ आर इंटरनेशनल फंड इंस्टीट्यूशन लाइक एफएटीएफ, ये एफ नहीं है, एफएटीएफ, आईएमएफ एंड मल्टी ऑर्गेनाइजेशन यूज एज अ टूल ऑफ कोर्स, एंड व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान टू सेफगार्ड देयर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब कि वो जब पाकिस्तान को पैसे देते हैं या फिर पाकिस्तान को किसी लिस्ट में वो कर देते हैं, मतलब ब्लेलिस्ट कर दी जैसे पाकिस्तान को, फिर वो उनको कहते हैं कि निकालेंगे या फिर पैसे हम आपको तब देंगे जब आप जो हमारी बात मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मिलेंगे पैसे, हो जाए आप लोग बेंकरप्ट हो जाए। तो मतलब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए। तो ये आंसर आपको देना पड़ेगा। अभी भी ये इश्यूज तो हैं और अभी भी ये पाकिस्तान फेस कर रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन आप देखते हैं, तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अच्छा, इकोनॉमिक क्राइसिस अगर देखिए तो सिर्फ 2 बार के क्वेश्चन आए, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस तो है, लेकिन अब थोड़े से जो है ना वो हल्के हुए हैं, लेकिन फिर भी आएंगे क्योंकि अभी जो है फिर इलेक्शन हो जाएगा, फिर वो आ जाएगा, उस हिसाब से सवाल आ जाएगा कि अभी इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर किस तरह आ जाएगा।
तो वो फिर आप जो है वो इकोनॉमिक क्लासेस अभी भी देख लेंगे अभी कौन से चल रहे हैं, फिर कहीं कभी कहते हैं कि बढ़ा देंगे कभी कम, इस वजह से इन्वेस्टमेंट में क्या इम्पेक्ट आता है। ये ग्रीस वाला एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस वाला है कुछ समय प्रीवियस, ठीक है, ये पुराना है काफी, 16 का। हाउ भी तो श्रीलंका वाला इशू पहले जो चल रहा था वो वाला भी काउंट कर सकते हैं आप, उस हिसाब से पढ़ लें। हाउ आर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सेम है, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान को, मतलब किस तरीके से यूज करने की वो उनके पास कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है। अच्छा, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो है ये इस पे आते हैं 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक अचीवमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ ईयू पाकिस्तान रिलेशंस इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ये उसके अलावा है डिटरमिन द फैक्टर्स ऑफ इमर्जेंस ऑफ न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, हाईलाइट और डिस्कशन विद प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान। सही है, कौन से इंस्टीट्यूशन है वो, किस तरीके से होती प्रैक्टिसेस, ये सारा कुछ। इसके अलावा हाउ आर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एफएटीपी, ये सारा हर जगह पे गलती हो गई। When multilateral uses tool of coercion and corruption for Pakistan, ठीक है, ये सेम चीजें सेम क्वेश्चन है। उसके अलावा ये क्वेश्चन जो अभी आया है, व्हाट इम्पैक्ट इज एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स एंड फर्स्ट टूवर्ड्स द डीडॉलराइजेशन likely to have an international political economy। सही है, अभी क्योंकि ब्रिक्स में एक्सपेंशन सबसे पहले तो हो रही है, ठीक है। उसके अलावा कह रहे हैं कि एफर्ट्स क्या करें, डी डॉलराइजेशन, मतलब कि डॉलर में हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग अपनी जो है वो लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। तो ये वाली बात जो है किस तरीके से जो है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में इम्पेक्ट कर सकती है। तो ये जो है आपको हर एरिया इसका बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी रिसेंट टाइम में भी ये है जो है वो इनकी स्ट्रेंथ है, अभी भी वैल्यू है, मतलब। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस की बात करें तो पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस अभी भी है। इससे आप जो लगा लेंगे, लाइट अभी भी जाती है, सर्दियां हैं फिर भी, ठीक है, वो जाएंगी भी। और उसके अलावा जो है गैस के इश्यूज भी हैं काफी। तो मतलब के इश्यूज तो है, अभी भी कुछ वैलिड तो है, लेकिन किस तरीके से रिजॉल्व, असल में सॉल्यूशंस वो जो वाकई में वैलिड हो और काम भी आए, तो वो वाली चीज आप देखें उसकी। मतलब तो सबको पता है हाउ कैन लाइक ऐसा पाकिस्तान बी रिजॉल्व, ठीक है। और इम्फेसाइज करें सीपेक पे। इसके अलावा डिस्कस नेशनल एनर्जी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीपेक साइन इन 2015। ये दो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा इनको। ये थोड़े से वो क्वेश्चन है जो कि मतलब कि जब क्वेश्चन आए तो आपको शायद ना आए, अगर जनरल नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि सीपीएक से रिलेटेड है तो आपको थोड़े से स्टेटिक्स अपने जो है वो निकाल के रखने पड़ेंगे। और नेशनल एनर्जी पॉलिसी है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सीपीएक और ओबो की बात करें, तो 3 क्वेश्चन इसके हैं जो अभी आए हैं, अभी तक आ चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट तो है, अभी सीपीएक थोड़ा सा आई थिंक डाउन हो गया है अभी, कोई न्यूज नहीं सुनाई दे रही उसकी। सीपे का फेज 2 चल रहा है, थोड़ा सा कह रहे हैं कि इसको स्पीड अप करेंगे ये वो। अब कितना स्पीड अप हुआ है इस पे थोड़ा सा चेक रख लीजिएगा आप लोग। कौन कौन से क्वेश्चन है, एक तो एनर्जी कैसे से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस में डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके अलावा है एक्सामाइन चाइना स्ट्रेटेजिक विजन बिहाइंड द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, आल्सो नोन एज बेल ओबोर। अभी आया था आई थिंक स्पेशल सीजन में भी सीपे के आप लोग ओबोर का रिलेटेड आया था कोई क्वेश्चन, पार्ट 1 में होगा शायद, फिर यहाँ पे मैंने हिट किया होता। इसके अलावा डिस्कस द नेशनल एनर्जी पॉलिसी और पाकिस्तान कॉन्ट्रेक्ट ऑफ सीपीएक साइन इन 2015, ठीक है। तो ये वाले जो है 3 क्वेश्चन जो है सीपीएक या फिर गूगल रिटायर। पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट या फिर मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो इस दफा ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, क्योंकि इसमें वो रशिया और सॉरी गजा और इसराइल वाला जो पैलेस्टाइन वाला इशू है, मोस्ट इवॉल्व इशू है अभी। और मिडिल ईस्ट पे मतलब मुस्लिम वर्ल्ड किस तरीके से जो है सपोर्ट कर रही है बाकी उनको, जितना दिन गजा वालों को और पैलेस्टाइन को सपोर्ट नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही, क्या रीजन है, किस तरीके से करना चाहिए उनको, क्या कर स्टेप्स ले सकते हैं वो लोग, कतर का रोल, ठीक है, सारा कुछ जो है ना काफी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान हैज फॉर्मली ज्वाइंड सऊदी अरेबिया's led 34th Islamic Military Alliance to contain terrorism and extremism in Southwest Asia. Critical discuss whether or not Pakistan's participates in newly formed military alliance against terrorism and expand its political, social, cultural implication of Pakistan, ठीक है। टेररिज्म से रिलेटेड है तो सऊदी ने तो ज्वाइन करा पाकिस्तान ने मिलिट्री अलायंस उनकी।
इसके अलावा हाउ डू रैशनल थ्योरीज ऑफ फॉरेन पॉलिसी एक्सप्लेन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये वाला यमन वाला जो पाकिस्तान ने मना कर दिया, पाकिस्तान ने क्या किया था वो वाला जो है आपको आंसर देना। उसके अलावा डिस्कस द चाइनीज स्पॉन्सर्ड अप्रोच में, ठीक है, जो अभी रिसेंट में इनके रिलेशन बेहतर हुए हैं उस हिसाब से बताना है कि यूएस का रोल मिडिल ईस्ट में क्या होगा। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, लेकिन इस दफा का वही पैलेस्टाइन इसराइल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आपको हर एरिया हर एंगल आपको उसकी कवर करनी होगी। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो उस पे आ चुके हैं कोई 5 सवाल, इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आज तक आ चुकी है? एक तो सार्क हो गई, चला ब्रिक्स हो गई, यू आसियान की भी थोड़ी बहुत बात हुई है, ठीक है, ब्रिक्स सार्क 2 बार आ चुकी है, ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा क्वाड हो गया, आक्यूस हो गया। ये वाले जितने भी हैं सारे कुछ जो है ये आपको सारे एटलीस्ट ये वाली देख लें, बाकी ना देखें तो। क्या क्या है? सार्क फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, फंक्शनलिस्ट के हिसाब से बताना है। इसके अलावा वेन एंड वाई एंड ब्रिक्स क्यों एस्टेब्लिश हुई थी, कंट्रीज कौन से हिस्से में है इसके। साथ साउथ एशियन क्यों लेस इंटीग्रेटेड है, ईयू और आसियान से पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए। इसके अलावा व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्योंकि वो डी डॉलराइजेशन का वो कर रहे हैं फोकस उस पर, ठीक है। एलिब्रेट करना है डेवलपमेंट ऑफ क्वाड इन। उसके अलावा पाकिस्तान का वो जो नहीं वो बार्टर वाला भी था, वो भी देख लीजिएगा। बार्टर मतलब कि वो हम नहीं करेंगे, ट्रेड उसमें नहीं करेंगे डॉलर में। इसके अलावा क्वाड और की उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें बताया पाकिस्तान के इंटरेस्ट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट किस तरीके से पाकिस्तान अचीव कर सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी का ऑप्शन पाकिस्तान के पास क्या है। पाकिस्तान एंड ईयू की बात करें, सिर्फ एक क्वेश्चन आया है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी वाले टॉपिक में आया था, ये मैंने ऐड करवा दिया था पहले वाले में भी। अचीवमेंट बतानी है और चैलेंजेस बताने हैं इन ईयू पाकिस्तान रिलेशंस। नेटो की बात करें तो elaborate is why to Russia attacked Ukraine and whether this particular NATO having directly involved in this conflict in the near future, ये important topic था इस दफा का। लेकिन अभी क्योंकि इलेक्शन आ चुका है, होपफुली दोबारा नहीं आएगा, लेकिन मतलब कि आपको आंसर तो आना चाहिए इसका कि नेटो क्या इन्वॉल्व हो सकती है अभी भी, क्योंकि जंग तो अभी भी चल रही है यूक्रेन रशिया की। अगर आपको पता ना हो तो पता होना चाहिए आपको कि जंग अभी भी चल रही है, ठीक है। तो जो है क्या अभी भी नेटो के चांसेस हैं इन्वॉल्व होने के या फिर नहीं है, क्या फ्यूचर में हो सकता है, फ्यूचर प्रिडिक्शन अभी भी आप कर सकते हैं जो चाहें। अच्छा, यूक्रेन की बात करें, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक है John Western blames United States for the ongoing Ukraine crisis. Okay, how do you assess this crisis? Support your arguments by drawing empirical evidence from the conflict scenarios. ठीक है, अब उन्होंने कहा है जॉन मिस ने कि जो है यूएसए ने सारा कुछ किया हुआ है, मतलब कि जो यूक्रेन में क्राइसिस हो रहे हैं क्यों, क्या रीजन है उसके, ठीक है, वो आपको जो है वो डिस्कस करने हैं इसमें जो है क्वेश्चन में। और ये इम्पोर्टेंट है अभी भी क्योंकि ये वो है एक्टिव है, ठीक है। उसके अलावा ये वही सेम क्वेश्चन है नेटो वाला कि क्या नेटो ज्वाइन कर सकती है या फिर नहीं कर सकती इन फ्यूचर यू कैन उसकी जंग को, ठीक है। अगर यूक्रेन ने ज्वाइन कर लिया नेटो, मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया उनको, तो फिर जाहिर है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगी। लेकिन आई वुड से कि अगर नहीं किया तो फिर जाहिर है वो डायरेक्ट नहीं होगी, ये मेरा सपोर्टिंग आर्गुमेंट है। लेकिन आप जो देखेंगे कि क्या क्या वो मतलब कि टाइम के हिसाब से सारे के सारे सिनेरियोस को देखें, उस हिसाब से डिस्कस करें तो बहुत अच्छा होता है। मिस्टीरियस क्वेश्चन की बात करें, 3 क्वेश्चन हैं जो कि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस हिसाब से नहीं आया कि जो मैंने टॉपिक्स पहले बताए हुए हैं उस हिसाब से अलग है टॉपिक, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए। सिस्टम थिंकिंग थ्योरी इन द व्यू ऑफ पाकिस्तान एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये वाला देख लीजिएगा क्या मतलब है इसका। उसके अलावा वाटर फॉर एसेंशियल ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट when does the resource become an element of power or resource become a curse, ठीक है। एक और जिस केस मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो उसके बारे में पढ़े जाके। बलूचिस्तान का ये केस है और जो है किस तरीके से पाकिस्तान को रिसोर्स कर्स हुआ था, मतलब ये रिसोर्स कर्स हो गए पाकिस्तान के लिए। और फिर क्या हुआ फर्दर, ये सारा कुछ अभी रिसेंट में काफी इनके वो चल रहे हैं, चली हुई थी बातें, पता होना चाहिए आपको। Pakistan has affirmed its commitment to 2030, मतलब 2030 agenda of sustainable development goals. The flow model sees Pakistan's progress on SDG goals. What are the challenges Pakistan faces in realizing these goals? ठीक है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पाकिस्तान फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कौन कौन से इश्यूज इसमें चैलेंजेस हो रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है पाकिस्तान के, आप लोगों को पता होना चाहिए। पॉवर्टी हो गई, जेंडर इक्वलिटी हो गई, एजुकेशन हो गया, ये वो सारा कुछ, बहुत सारे एजेंडास हैं। तो वो आप लोग देखें कौन कौन से एजेंडा पाकिस्तान वो कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसकी अगर वो कर रहे हैं, समराइज कर लें, तो ये 7 हो गया, सॉरी, 7, ये 10 हो गया, ठीक है। क्योंकि एक अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, वो मैंने मार्क नहीं किया था, वो मैंने बता दिया था वहां पे कि कौन से मेरून करना था, मैंने कहा था ये वाला कलर करना है इसमें। ठीक है, ये 7 हो गया। तो ये वाले जो क्वेश्चन है आप देखेंगे 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 11 10 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 7 है, इंपॉर्टेंट 10 है, मीडियम 4 है, लेसन इंपॉर्टेंट 9 है, 3 मिसलिनियस है, टोटल 33 हो रहे हैं। 33 हो रहे हैं, आप जो है 5 दिन में इनको आसानी से कर सकते हैं, 5 6 और 30 होता है, ठीक है, 5 दिन में करें, अच्छी टॉपिक कर लें। काफी टॉपिक से रिपीट भी हो रहे हैं, मैंने देखा काफी क्वेश्चन तो मैंने बार बार लिखे हैं, ताकि जो आपको पता हो कि इस एरिया में भी आया है, आप लिख सकते हैं, कोई सारे में लिख सकते हैं, वरना तो तकरीबन बहुत कम है कि जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर डिफिकल्ट। 6 टॉपिक एक दिन में हो सकते हैं, आई थिंक। अगर रिलेटेड क्वेश्चन हो, रिलेटेड टॉपिक्स हो, एक का डेटा निकालेंगे, 2 का डेटा मिल जाएगा। तो करें इसको, 5 दिन में हो सकता है, पॉसिबल है। अब देखें गेस्ट पेपर फॉर IR2 सी से 2024 के लिए, ठीक है, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है। और उसके अलावा एक क्वेश्चन मैं इसमें अभी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि काफी टाइम बाद मैंने वीडियो पहले बना ली थी, मैंने वीडियो तब ये नहीं आए थे इश्यूज। एक हो गया टेम्पररी सीज फायर, ठीक है, टेम्पररी सीज फायर इसमें कर ले। एक हो गया, उसके अलावा ये अफगानिस्तान वाला जो रेफ्यूजीज वाला नहीं है, ये वाला। सही है, तो ये वाला जो है ना, 2 क्वेश्चन आप इसमें ऐड कर ले, इससे रिलेटेड अब आगे पीछे सारा देख लीजिएगा कौन से। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो मैंने कहे हैं। सबसे पहले रेशनल थ्योरीज ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, और एक्सप्लेन स्टेट डिसीजन मेकिंग। इस हिसाब से मैं अभी बोलूंगी कि पाकिस्तान बार बार इस तरीके से करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, क्या नहीं। अभी भी जब पैलेस्टाइन का और इसराइल का इशू हुआ, पाकिस्तान ने जाहिर है यही वाली अपनी रिप्लाई होगी। तो आप इस हिसाब से देखिए किस तरीके से पाकिस्तान ने इसको जो है वो किया था। सब लोग कहते हैं पाकिस्तान जंग में जाएगा या फिर इस तरीके से, लेकिन हमारा ऑफिशियल स्टेंस आ गया कि हम लोग नहीं जा सकते या फिर नहीं जाएंगे, ठीक है, हम लोग जो है वो डिप्लोमेटिकली हम कहेंगे कि सीज फायर कर लें या फिर ये वो कर लें। तो वो वाली जो है ना वो चीज आप देख लें इसको, किस तरीके से आप इस वाली थ्योरी को उसमें लगा सकते हैं, क्या लगा भी सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते या फिर क्या। ठीक है, और भी बाकी इश्यूज, जो भी रिसेंट में कोई भी फॉरेन पॉलिसी का इशू हो, तो इस पे सारे की सारी ये वाली थ्योरीज लगा के देखें। उसके अलावा रोल ऑफ यूएसए इन द मिडिल ईस्ट और वन साइडेड रोल ऑफ यूएसए इन द मिडिल ईस्ट, ठीक है। वन साइडेड का मतलब क्या है कि वो सपोर्ट एक साइड को कर रहा है, दूसरी साइड को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो उस हिसाब से आपको बताना है कि क्या वो रोल प्ले कर रहा है। तो बातें बातें करता है कि नहीं जी मैं वो हूँ, एक दोनों साइड पे हूँ, लेकिन वो नहीं कर रहा। क्या उनके रोल्स है, सारा कुछ ये आप पूरा पूरा डिस्कस करें। और ये वाला टॉपिक उसको बहुत डीप में जाके एक एक आर्गुमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होते हैं ना आपके पास, वो वाले देखें और उन पे जो है अपने पास नोट करके रखिए। उसके अलावा एक क्वेश्चन और भी हो सकता है, सबसे फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन रिजॉल्विंग द इश्यू ऑफ पैलेस्टाइन इन कश्मीर, ठीक है। पैलेस्टाइन में अभी इतना वो चल रहा है सब कुछ, और कश्मीर में जो है अभी जो सुप्रीम कोर्ट वाला आ गया है वर्डिक्ट, जो आज 11 दिसंबर को आया था, ठीक है, आई थिंक 11 दिसंबर को आया था। जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आज शादत खान के बारे में आप देख सकते हैं, 11 दिसंबर वाली जो उनकी एपिसोड है उसमें बाकायदा उन्होंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। बाकी जहाँ पे आप जाके देखें, उनकी जो है वो रिसर्च काफी अच्छी होती है। तो वो आप जो है इसमें देख लीजिएगा, काफी आपको आइडियाज मिल जाएंगे, बाकी आप कहीं पे पढ़ लें, बेशक पढ़ लें। उसके अलावा एक्सेस यूज ऑफ वीटो, ठीक है। यूएसए ने अभी रिसेंटली कितना यूज किया है, वीटो का यूज किया है, बाकी कंट्रीज कितना यूज ऑफ वीटो कर रही है। मतलब कि जिस वजह से इश्यूज रिजोल्व ही नहीं हो रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज भी जो है ना वो रिजोल्व नहीं हो पाए। तो वीटो के लिए कोई सोल्यूशन होने चाहिए, ऐसा सोल्यूशन के जो है जिससे सारे मसले हल हो सके। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। करंट ग्लोबल ऑर्डर एंड इम्पैक्ट, ठीक है, करंट ग्लोबल ऑर्डर कौन सा है और उसके इम्पैक्ट क्या क्या हो रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है मेरे केस के हिसाब से है कि मुझे लगता है कि इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग उस हिसाब से आप एटलीस्ट ये वाला तैयार कर लें। Comparison of bombs on Gaza Strip 23 by Israel and Hiroshima and Nagasaki by United States, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है ना,
क्योंकि अभी काफी मैंने देखा था सोशल मीडिया पे काफी कंपेरिजन चल रहा था, तो एग्जामिनर भी जाहिर है वो भी तो यही चीजें यूज करते हैं, तो वो देखेंगे कि जब ये क्वेश्चन इस तरीके से कंपेरिजन चल रहा है तो हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। अगर सीएसएस में नहीं आता तो पीसीएस या फिर पीएमएस में आ सकता है, क्योंकि वहां पे मोस्ट रिसेंट जो है क्वेश्चन आते हैं। तो आप हर हवाले से जो है ना इस एरिया को ना इन क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लें, ताकि आपकी जो है ना थोड़ी सी थिंकिंग जो है ब्रॉड हो सके। तो ये कंपेरिजन करें, लिखे अपने पास और बाकायदा उनकी एक एक चीज की कंपेरिजन करें, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बना लें। क्लेश ऑफ सिविलाइजेशंस, ठीक है, अभी भी चल रही है ज्यूज की, अभी क्रिश्चियंस मुस्लिम सारा कुछ जो चल रही है ना, तो ये वाले क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन अभी चल रही है, ये वाली शो है, ठीक है। इसके अलावा सवाल है, इस वर्ल्ड हेडिंग टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3, क्या मतलब जिस तरह से लड़ाई चल रही है, जाहिर है अभी इसराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज कह रहे हैं कि नहीं रुकेंगे तो फिर हम आएंगे। तो क्या हो सकता है, चांसेस हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए या फिर नहीं, क्योंकि फेल ऑफ यूएन इज क्लियर, ठीक है, पता है सबको कि यूएन नहीं कुछ कर पा रहा। इवन जो है वो बाकायदा उसको ना सीधे सीधे मना कर देंगे कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे। यूएन को इसलिए मना कर दे सकते, और यूएन चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई करने दे ही नहीं रहा उसको कुछ। सिर्फ रिजोल्यूशन से कुछ नहीं होगा। तो मतलब कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस हैं या फिर नहीं है। उसके अलावा मिडिल ईस्ट एंड चांसेस ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, मतलब कि मिडिल ईस्ट में जो इशू चल रहा है, क्या रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, यानी कि अब यमन इन्वॉल्व हो चुका है, इसराइल ने लिबनान पे जो है वो बॉम्ब्स गिराना शुरू कर दिए हैं। तो क्या वाकई में जो है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, बढ़ेगा इन फ्यूचर, क्या हो गया क्या नहीं होगा, ये सारा कुछ अब डिस्कस करना है। बाकायदा मेप्स बना के आप लोग इसको डिस्कस करें। इसके अलावा ये भी कंपेरिजन चल रहा था, रशिया यूक्रेन वर्सेस इसराइल पैलेस्टाइन में, कितनी डेथ्स हुई हैं उसमें और कितनी डेथ्स हुई हैं इसमें। 2 सालों में जितनी डेथ्स नहीं हुई उतने जो है वो 20 दिनों में या फिर एक महीने में हो गए थे। तो ये वाली जो कंपेरिजन थी, काफी कंपेरिजन थी, बहुत कुछ कंपेरिजन था, लोग कंपेयर कर रहे थे सारा कुछ। तो आप भी इसको कंपेयर करके देख लीजिएगा क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा नाजिज्म और 21st सेंचुरी, ठीक है, ये मैंने वहां पे आप कहा था कि नाजिज्म वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में, उस हिसाब से आपको रिलेट कर लीजिएगा इसको 21st सेंचुरी, मतलब कि अभी जो नाजिज्म मतलब जेनोसाइड या फिर सारा कुछ चल रहा है और कोई कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे जो हिटलर ने इसराइलीज को जो है वो मारना जा रहे थे वो सारा कुछ, तो वही जो है अब जो है वो सेम रिपीट हो रहा है। तो क्या हो रहा है 21st सेंचुरी में सारा कुछ, तो वो वाली चीजें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने कहा था ये वाला टेम्परेरी सीज फायर आप ऐड कर लें, जो कतर ने किया था, वेरी गुड स्टेप, लेकिन टेम्परेरी सीज फायर नहीं करवाना, हमें वॉर एंड करनी है। उसके अलावा अफगान रिफ्यूजी वाला जो इश्यू चल रहा है, कि लाइक पाकिस्तान में जो लोग पैदा हुए हैं एटलीस्ट उनको तो हक है कि वो मतलब कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी को मतलब कि वो हासिल कर सकें या फिर नहीं, वो लोग कहाँ जाएंगे या फिर इस तरीके से, या फिर वहां पे अगर वो लोग जाएंगे तो फिर उनके साथ क्या हालत होगी, जो भी ये सारा कुछ जितने भी चल रहे हैं इश्यूज, तो ये सारी एरिया आपको डिस्कस करने हैं और तैयार कर लेने हैं यहाँ पे। एटलीस्ट ये वाली चीजें आप कर लें, बाकी भी अगर आपको लगती है तो मुझे बताएं कमेंट्स में, मैं आपको वो बताऊंगी। एंड वाले टाइम में इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि गेस्ट पेपर का अगर बना सकूं ना, जब फाइनल बिल्कुल एग्जाम के करीब करीब, तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे उस हिसाब से बताऊंगी। लेकिन अभी जनरल है, थोड़ा सा अभी तैयारी क्योंकि चल रही है, टाइम है काफी एग्जाम्स में, तो आप इस हिसाब से कर लें। अच्छा, हाउ टू कवर IR 2 in 5 days, मैंने पहले भी बताया हुआ था IR 1 में भी, तो मैं अगेन रिपीट कर लेती हूँ कि 30 टॉपिक्स 5 डेज में करने हैं आपको, क्योंकि 33 टॉपिक्स हैं या फिर 3 टॉपिक्स हैं, 30 टॉपिक्स एक ही बात है। किसी के 6 टॉपिक्स पर डे कर लें, डिवाइड करें 3 फेज में टाइम को, मॉर्निंग का सेक्शन कर लें, आफ्टरनून का कर लें, इवनिंग का कर लें। मोबाइल को कर लें बंद, नहीं कर सकते बंद तो दिस इज दी एप, ठीक है, पॉजिट नाम है इसका, आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पे। हाँ, तो ये वाली जो ऐप है, इसमें जो है आप ये वाली इंस्टॉल कर लें मोबाइल में, नहीं कर सकते टर्न ऑफ करें नोटिफिकेशन, जितनी भी सोशल मीडिया है आपके लाइक सबको पॉज कर लें। 2 to 3 आवर जनरल रीडिंग रख लें अपनी, ठीक है, मतलब कि कहीं पे आप कोई चीज ऐसी जनरल पढ़ लें, कोई मैगजीन्स पढ़ लें, जहांगीर वाला टाइम हो गया, डॉन हो गई, या फिर कोई भी मतलब इंटरनेशनल मैगजीन जिसमें फॉरेन अफेयर्स पढ़ती हूँ, फॉरेन अफेयर्स वो वाला मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। वो वाली अच्छी है, इसमें कोई कभी कभार कोई आर्टिकल इतना अच्छा आ जाता है जिसमें थ्योरीज लगी हुई होती है, तो वो वाली चीजें पढ़ें। 7 to 8 आवर्स जो है राइट या फिर रिवाइज नोट्स कर लें, जितने भी अगर आपने नहीं पढ़े मतलब कि लिखे नहीं है नोट्स बनाए नहीं है तो लिख लें बेशक, नहीं तो रिवाइज कर लें नोट्स को। तो अपने 1 to 2 आवर्स यूट्यूब की वीडियोस देख लें, यूट्यूब के वीडियोस पे आपको मूवीज वगैरह ये सारी चीज देखने की जरूरत नहीं है इतनी।
आप अपनी जो है वो कंटेंट जो है स्टडी रिलेटेड कंटेंट जो भी होता है ना, इतनी सारी वीडियो आजकल चल रही है तो वो देखें और कवर करें। 8 to 10 आवर्स स्ट्रिक्ट स्टडी करें। रिमेनिंग आवर्स जो है वो कैजुअल स्टडी कर लें। लर्न करें कि आप चीज कैसे अप्लाई करनी है। उसके अलावा मैथ्स की प्रैक्टिस करें, डायग्राम्स, फैक्ट्स एंड कोड्स की। सही है बाकी। अच्छा, ये प्लान जो है प्रीवियस वाला टाइम टेबल मैंने इस तरीके से शेयर किया हुआ था तब। लेकिन जो है इसको मैंने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया है इस दफा जो है। 2 आवर्स, ठीक है, यहाँ पे मैं 2 आवर्स मॉर्निंग में कर लें, 2 इवनिंग, 2 नाइट में कर लें, या फिर आफ्टरनून या फिर नाइट, इवनिंग, इस तरीके से। 6 घंटे मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो वाले आप देख लें, ठीक है, रोजाना के। और जो बाकी मतलब के 3 टॉपिक के 6 टॉपिक पर डे पे अगर करने हैं, तो 3 जो जनरल टॉपिक्स हैं यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंट है हमारे एनालिसिस के हिसाब से, तो वो वाले जो है आप 3-3 जो है 1-1 घंटे में कर लेंगे। ठीक है, ये वाले इस तरीके से आप अपनी स्टडी शेड्यूल कर सकते हैं। उसके अलावा रोजाना 4 घंटे एटलीस्ट अपने लिए एडिशनल रखें। उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं? उसमें आप ये कर सकते हैं, आप 1 से 2 आर्टिकल डॉन के पर डे पढ़ लिया करें। सारे आर्टिकल्स तो इंपॉर्टेंट नहीं आते, 1 से 2 ही होते हैं जो बहुत ही ज्यादा काम के होते हैं, तो आप वो पढ़ लें। एक कोई भी जहांगीर वर्ल्ड टाइम का आर्टिकल पढ़ लें। अपनी जो है मंथली ये कर लें कि मंथली एक आर्टिकल जो है मतलब एक मैगजीन जो है आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, उसको न्यूज़पेपर वाले को बोल दे, जैसे आपके पास डॉन आती है, जैसे जहांगीर वर्ल्ड टाइम पे आनी चाहिए आपके पास। एक आर्टिकल रोजाना पढ़ लेंगे, 30 आर्टिकल हो जाएंगे, आराम से मंथ आपका खुल जाएगा। 9 PM वाली न्यूज, ठीक है, मैं सजेस्ट करती हूँ कि जियो न्यूज की 9 PM वाली न्यूज सुन ले। नहीं सुन सकते 9 PM वाली, तो दूसरे दिन भी सुन ले सकते हैं, लेकिन जो है अगर नहीं ये होता है तो मैं मॉर्निंग की भी सुन लेती हूँ समटाइम्स, लाइक जो ज्यादा बड़ी होती है ना वो वाली सुन ले, उसमें सारा कुछ बता देते हैं। इसके अलावा वन आउटलाइन कब करें? इन एवरी 3 डेज, ठीक है, हर 3 दिन के बाद एक ऐसे की आउटलाइन कर लिया करें। कोई भी ऐसे उठा के कर लिया करें जो भी यहाँ पे आपको टॉपिक कंप्लीट किया हो किसी भी तरीके से, जैसे आप आईआर का आपने कॉपी अपलोड किया हो, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई ऐसे में टॉपिक आया हुआ हो, तो वो आप कर लें एवरी 3 डेज के लिए। ठीक है, एक एबिलिटी का क्वेश्चन, एबिलिटी का क्वेश्चन मतलब कि जनरल साइंस एबिलिटी वाला जो पोर्शन है उसका कोई भी एक क्वेश्चन 5 पेपर से उठा लें, कर लें। जब 5 पेपर आपके हो जाए इस तरीके से, तो आप जो है बाकी क्वेश्चन भी देख लें। लाइक मैंने जो है एबिलिटी की सीरीज भी करवाई हुई है, इसमें परसेंटेज के 50 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, और रेशियो के आई थिंक कुछ जो है कम है, लेकिन वो करवाए हुए हैं मैंने भी। तो वो वाले क्वेश्चन भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि उस हिसाब से फिर आपने वो वहां पे मैंने फिर किसी किसी में वहां पे होमवर्क भी दिया हुआ था, फिर बाद में मैंने सॉल्व भी कराए थे वो। लेकिन कहीं भी मैंने होमवर्क भी दिया हुआ था, तो वो वाला आप देखें, क्वेश्चन ट्राई करें इस तरीके से, या फिर क्वेश्चन बाहर से देखें, ट्राई करें, नहीं आए फिर वीडियो खोल के देखिए कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये तरीका कर सकते हैं आप इस तरीके से। देखिए, उसके अलावा कोई भी दो बुके मतलब कि सिनोनिम एंटोनिम कोई भी दो वर्ड्स जो है ना वो रोजाना के रोजाना सीखें। थोड़े थोड़े से सीखेंगे, उसको फिर यूज करके देखिए कहीं पे, अपने नोट पे ऐड कर लें उसको कि इस वर्ड की जगह मैं ये वाला वर्ड भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन पहले उसकी पूरी रीडिंग करें कि कहीं पे वाकई में वो यूज होता है, कहीं पे नहीं होता, क्योंकि मैंने काफी स्टूडेंट को देखा है वो जबरदस्ती लगाते हैं ना कहीं पे वर्ड्स, वो लगते भी नहीं है, सूट भी नहीं करते, तो वो वाली चीज ना करें। जहां पे वो वर्ड लगे वहां पे लगाएं, उनकी यूजेज पढ़ें सबसे पहले। उसके अलावा 2 वर्सेस मतलब कि होली कुरान की और 2 हदीस रोजाना, ठीक है, 2 वर्सेस कोई भी याद कर लिया करें, 2 हदीस कोई भी देख लिया करें। इंपॉर्टेंट जो भी हदीस होती है, इंपॉर्टेंट जो भी वर्सेस होती है कुरान शरीफ की, जो कि आपके पेपर में जो कि हर क्वेश्चन में तकरीबन लगती हैं, तो वो वाली जो है ना आप पढ़ लिया करें। वो रोजाना याद करेंगे ना, दो 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 करके, तो आपको बहुत ज्यादा याद हो जाएंगी ये चीजें। और बाद में जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ चीज मुझे आती है। ठीक है, काफी लोग कहते हैं कि हमें अरबी नहीं याद होती है, तो देखिए कोशिश करें जहाँ पे जो जिसकी अरबी मुश्किल हो ना, ठीक है, तो वहां पे आप उसकी ट्रांसलेशन कर लें बेशक, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि बेटर है कि आप जो है वो आयात करें। एटलीस्ट शुरू में तो करें, फिर एंड वाले डे में, पेपर्स वाले डे में कुछ जो आपको याद रह जाएंगी वो आप पेपर में लिख लीजिएगा, जो नहीं रहेंगी तो वो आप स्किप कर लीजिएगा, उसकी ट्रांसलेशन कर लीजिएगा। इसके अलावा 2 पेयर ऑफ वर्ड मतलब कि कोई भी दो, एक पेयर उठा लिया आपने, उसके कर लिया सेंटेंस वगैरह मीनिंग, दूसरा पेयर उठा लिया, दोनों को कर लिया, इस तरीके से 2 पेयर्स। ठीक है, उसके अलावा 2 इडियम्स कर लें रोजाना के बेसिस पे, और एक स्मॉल जनरल साइंस का टॉपिक कोई भी कर लें। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक, थोड़ी थोड़ी सी एक कोई एरिया हो गया कर लिया। इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो है ना जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पोर्शन भी आहिस्ता आहिस्ता एटलीस्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो है ये वाली चीज जो है ना काफी गुजरा है क्वेश्चन जनरल साइंस के, आप इसको बैठ के एक साथ नहीं कर सकते, आपको याद नहीं रहते असल बात ये है इसकी। उसके अलावा क्योंकि आईआर का सब्जेक्ट है, तो अप्लाइड थ्योरीज आपको करना आनी चाहिए, किस तरीके से करते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि जहांगीर वेल टाइम्स पढ़ें, आप फॉरेन अफेयर्स वाली फॉरवर्ड मैगजीन जो है वो पढ़ें।
उससे उसमें ना कभी कभी जो आर्टिकल आ जाता है जिसमें क्या होता है रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे, रियलिस्ट का पर्सपेक्टिव ये है, लिबरलिस्ट का ये है, तो वो सारा कुछ आ जाता है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं कि किस तरीके से आप वो करते हैं, अप्लाई करते हैं। इस तरीके से जांगे वर्ल्ड में भी आती हैं थ्योरीज। फिर जैसे मैंने लास्ट टाइम देखा था कि यूक्रेन वाला इशू आ रहा था कि रियलिस्टिक व्यू आ गया था, रियलिस्टिक व्यू आ गया था, सारा कुछ। और उसके अलावा वो जो ग्लोबल मतलब कि वो हमारा हो गया, उसके अलावा पर्सपेक्टिव, फिर इंटर स्टेट वाला, फिर रीजन वाला, फिर स्टेट लेवल पे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, मतलब सारा कुछ वो वाली जो थ्योरी लगाते हैं ना हम लोग, वो वाली भी आती है उसमें। तो आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा एडिशनल क्या है, 2 to 3 आवर्स आप वीकली या फिर 2 टाइम्स अ वीक जो है आप कोशिश करें कि ये वाला काम कर लें। एडिशनल 2 to 3 आवर्स या फिर 2 टाइम्स, मतलब हफ्ते में 2 दफा कर लें या फिर वीकली करें। एडिशनल 2 से 3, जिस दिन आपके पास स्टेमिना हो कि हाँ जी आज मैंने अपना सारा काम कर लिया है, मेरे पास एडिशनल टाइम, उस दिन आप ये वाला काम कर सकते हैं। जैसे कि मैप बना लिया कोई, ठीक है, फिर सी लिख ली, कंपोजिशन ऑफ पैसेज लिख लिया, ठीक है, ट्रांसलेशन कर ली गई पैसेज की उठा के, 5 कोट्स याद कर ली, लिख ली कहीं पे, उसके अलावा 5 केस स्टडीज कर ली, ठीक है, 5 फैक्चुअल फिगर उठा ली कहीं पे कर लिए। मतलब जब आप कलेक्ट करेंगे ना डेटा यहाँ से, तो वही वाला डेटा आप अपने साथ 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 लिख ले जाएंगे अलग से, जब ठीक है साथ में कि मतलब इस टॉपिक में ये वाले फैक्ट्स आते हैं, ताकि जब आप वो वाला टॉपिक आपको याद हो सारा कुछ सब फैक्ट्स देखने हो, तो आप सिर्फ वो पेज देख लें कि फैक्ट्स में ये लिखे हुए हैं। इससे ये होता है कि आपको ना याद जो चीज भूल रहे हो ना वो चीज याद हो जाती है आपको। तो ये वाला तरीका करके देखिएगा। उसके अलावा जो है, ये वाली वीडियो थी जो मैंने प्रीवियसली बताई थी कि इसमें आप ट्राई करें कि इसमें सारे सब्जेक्ट्स में जो मेरे वाले थे मैंने उस साथ बता लिए थे, लेकिन बाकी भी आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, हर तरीका आप कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट आप किस तरीके से कर सकते हैं, सेम मेथड होता है, बस उस हिसाब से आपको उठा के देखना होगा। हाउ टू कवर 1 सब्जेक्ट इन 5 डेज, इसमें काफी सब्जेक्ट के जैसे सोशोलॉजी हो गया, जनरल स्टडीज हो गया, और बाकी भी कंपलसरी वगैरह मैंने सारे इसमें बताए हुए हैं। अच्छा, सोर्सेस क्या है आईआर से प्रिपेयर करने की? तो एक तो ये मेरी वेबसाइट पे है जो कि digitaldesign.com है, ठीक है, उसमें आप जाएंगे सीएसएस बुक्स, और फिर नोट पीडीएफ, ये वाला मैंने लिंक एग्जैक्ट दिखा दिया है, ये वाला है। मैं लिंक आई विल ट्राई कि मैं ऐड कर लूँ, अगर मैं भूल जाती हूँ तो फिर आप लोग प्लीज इसको देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, हो जाएगा आसानी से मिल जाएगा। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो पोर्शन है ना, उसमें आप चले जाएगा नीचे थोड़ा सा, और इंटरनेशनल रिलेशंस वाले पोर्शन में ये बुक, ये वाला मेरा फेवरेट बुक है। उसके अलावा ये नोट आप देख लें, ये भी हैं चीजें। ये वाला बुक जो है ना बहुत शॉर्ट सा बुक है, इसमें अगर आप देखें कोई थ्योरी समझ में नहीं आती है, या फिर कोई आप जल्दी से कोई चीज कवर करना चाहते हैं, इस बुक से कर सकते हैं। मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई ये बुक, ठीक है, लेकिन मेरे पास है तो सही, लेकिन तो मैंने पीडीएफ भी लगा दिया, आप देख लीजिएगा इसको। अच्छा, ये वाली जो गॉडो स्टाइल की बुक है ना, ये अच्छी है, इसमें आर्गूमेंट्स अच्छे हैं, इसमें वर्डिंग अच्छी है, मतलब कि बुक बड़ी है बहुत, जो है वो मोटी भी है काफी, काफी पेजेस है उसके, लेकिन जो है वो आप पढ़ेंगे अगर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसकी वर्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे तो आपकी जो है ना इम्प्रोवाइज होगी, आपकी थिंकिंग, आपका लिखने का अंदाज बहुत अच्छा हो सकता है। टाइम कम है जाहिर है, कोई कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, या फिर कोई किसी में आपको आर्गूमेंट चाहिए, तो आप ये वाली बुक जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, और कौन कौन सी सोर्सेज हैं? उसके अलावा सीएसएस वर्ल्ड का चैनल है, यूट्यूब चैनल, ठीक है, वहां पे उन्होंने काफी आईआर की जो है ना वो वीडियोस शेयर की हुई हैं, तो वहां से आप जाके जो है इनकी वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा सार्क आंसर से यहाँ से मैंने थ्योरीज की थी, आप लोग देख लीजिएगा अगर अभी भी कोई इनका कोई ऐसी चीज है जो कि अवेलेबल है जो आप सीख सकते हैं। उसके अलावा मेन चीजें अल जजीरा हो गया, ठीक है, इंग्लिश जो, उसमें जाएं आप प्ले लिस्ट में जाके, ये स्टार्ट हियर वाला, इसकी सारे के सारे एपिसोड देख लें। अगर आपको पहले से नो हाउ है प्रीवियस इवेंट की, तो उसका कोई इश्यू नहीं है, आप जो है रिसेंट जो इवेंट्स है उसकी देख लें। अगर उसके अलावा एक और भी है चैनल, मैंने अभी रिसेंटली किया था, उसका नाम है द देशभक्त, ठीक है, देशभक्त, अब आप देश सर्च कर लीजिएगा उसको, इसी तरह का कोई स्पेलिंग होगी उसकी। ये इंडिया का चैनल है, ठीक है वैसे, लेकिन मैं सजेस्ट इसको क्यों कर रही हूँ, द रीजन इज अभी उन्होंने ना पैलेस्टाइन वाला इशू को ना बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से उन्होंने कवर किया हुआ है, कोई 6 से 8 वीडियोज है उनकी, ठीक है, तो ये वाली चैनल देख लें इसको। और एक और भी अभी चैनल है, मुझे जहन में नहीं आ रहा, वो भी इंडियन का है, काफी लोग उनको जानते भी होंगे आई थिंक, आ, वो मैं बता दूंगी अगली वीडियोस में, आप भी कहेंगे भी। लेकिन जो है ये देशभक्त वाला जो चैनल है, इसमें 8 से 10 वीडियोज है, इसने प्रॉपर जो है ना वो किया हुआ है, कवर किया हुआ इवेंट को, हर एक चीज को, ठीक है, तो ये कवर करें, इसमें से देखें,
पॉइंट्स निकाले अपने क्वेश्चन के लिए, कवर हो जाएगा आपका अच्छा सा। ठीक है, और वो दूसरा वाला जो है ना, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसकी वर्ड आता है, वो गजा को गाजा कहता है। ठीक है ना, तो अगर आपको याद आ जाए, आप देख लें, तो प्लीज कमेंट बता दीजिएगा। अगर नहीं तो मैं कमेंट्स में, अगर मुझे याद आएगा तो मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी इसको। सही है। उसके अलावा कौन कौन सी सोर्सेज हैं, ठीक है, जहांगीर वर्ल्ड लाइफ की मैंने पहले बताया हुआ है, वो वाला देख लें, फॉरेन अफेयर्स देख लें, सॉल्व पास्ट पेपर्स प्लस एमसीक्यूज। ठीक है ये। अच्छा, डोगर्स की जो बुक है वो सॉल्व बुक आती है, उनकी आईआर 1 और 2 एक साथ ही होती है आई थिंक। तो वो वाली जो आप ले लें बेशक, उनके होती हैं 2017 से लेके मेरे पास जो आई थिंक 21 तक होगी, या फिर इस तरीके से आप देख लीजिएगा, या फिर 20 तक होगा। तो वो अब आगे वाली आई होंगी अभी, तो वो देख लीजिएगा, ले रहे एक सोर्स मिल जाएगी आपको, ये वाली सॉल्व पेपर्स होंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको एटलीस्ट लिखना क्या है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप बाकी अपनी एडिशन कर लीजिएगा। इसके अलावा सीएसएस एग्जाम एग्जाम कंपेनियन वाली जो ऐप है, उसका अब आजकल जो नाम है उसमें चेंज करके मुकाबला रखती है, क्योंकि मुकाबले का इम्तिहान कहते हैं हम इसको। तो जो मुकाबला नाम रख दिया है उसका, उस पे जाके आप देख सकते हैं। अब आप कहेंगे वो परचेज, मतलब कि वो है पेड है, तो हाँ बिल्कुल उन्होंने पेड रखा है, क्योंकि प्ले स्टोर में जाहिर है वो थोड़ा सा मांगते हैं उनसे, वो फी होती है उनकी। तो उन्होंने पहले इसलिए रखा है ताकि वो जो है वो सारे रिसोर्सेज वगैरह फुलफिल कर सकें। तो आप थोड़ी सी फी है उनकी, वो आप दे दें उनको, और जो है वो जरूरी नहीं है कि आप 3-4 मंथ, आप 1 साल के रजिस्टर करें, 1 मंथ के लिए भी कर सकते हैं। मैंने अभी रिसेंटली किया था जब स्पेशल सीएसएस में, तो 1 मंथ के लिए किया था। उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया उनसे, कहा व्हाट्सएप से कहेंगे 1 मंथ के लिए चाहिए, वो आपको दे देंगे। ठीक है, वो फिर आप पेमेंट कर लीजिएगा उनको, स्क्रीनशॉट भेज के, तो हो जाएगा। उसके अलावा गूगल पे नॉर्मल सर्च भी कर लें, कोई अच्छी वेबसाइट मिल जाती है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जो ऊपर आती हैं, बाकायदा जिसमें आप आर्ग्यूमेंट आपको अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, जनरल न्यूज वाली वेबसाइट होती हैं, बहुत सारी होती हैं। इसके अलावा e-r.info, ये वाली वेबसाइट है। इस पे जो है ना, थ्योरीज किस तरीके से आप लगा सकते हैं आईआर की, और किस तरीके से जो है ना, और किसका पर्सपेक्टिव क्या है, क्या मतलब कोई कौन से इवेंट के बारे में क्या क्या पर्सपेक्टिव होगा, ये सारा ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, वहां पे लगाते हैं बाकायदा। कोई मतलब के इवेंट हो गया, या फिर जैसे अभी प्रेसिडेंट का चल रहा है, या फिर कोई भी प्रीवियस इवेंट हो, किसका क्या पर्सपेक्टिव होगा, वो किस एंगल से होगा, वो बहुत बताते हैं। लेकिन काफी लंबा होता है, मतलब कि इतना बड़ा होता है कि लोग कहते हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं उसको। तो आप सर्च कर ले उसको, फाइंड सर्च पे जाके उसको सर्च करके देख लेंगे लिबरल कहाँ लिखा हुआ है, और रियल का रियलिस्ट का क्या कहाँ लिखा हुआ है। तो वहां पे बस वो एरिया थोड़ा सा देख ले आइडिया के लिए, एक्चुअली आपको थोड़ा सा भी एक वर्ड भी आ जाएगा ना आइडिया का, तो आप खुद ही लिख लेंगे उसके बाद। अच्छा, ग्लोसरी की अगर बात करें, तो उसमें ये है कि आप आया की जो है ना, वो टर्मिनोलॉजीज जो है ना, वो तैयार करें अपनी। अ, काफी जो है बुक्स में पीछे होती हैं, जो मैंने ये वाली बुक बताई हुई है गोल्डस्टाइन वाली, ये वाली उसमें भी हैं। ठीक है, बैक साइड पे हैं, तो आप जो है वो देखें, इसकी टर्मिनोलॉजी तैयार करें, एटलीस्ट आपको कुछ तो आनी चाहिए। जैसे एनार्की हो गया, कंट्री नहीं बोलते हम लोग, आया में स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो वो वाली जो चीजें होंगी, नेशन स्टेट हो गया, नेशन हो गया, इस तरीके के वर्ड वर्ड्स जो है ना वो यूज करने होंगे एग्जाम में भी आपको, ताकि आपको जो है वो पॉइंट अच्छे मिले। ठीक है, उसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज की अगर बात करें, तो ये वाला जो कोर्स है ना, ये मैंने लिया हुआ था सर उमेर महबूब का। ठीक है, ये अच्छे पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाते नहीं है, वो गाइड भी करते हैं, फिर उनका अलग से व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना देते हैं कि जी मैं जो है अपने थोड़े नोट सेट कर लूंगा, या फिर इस तरीके से। तो काफी कोऑपरेटिव भी हैं। कभी कभार वो कहते हैं कि क्योंकि उनकी कराची में पोस्टिंग आई थिंक, तो वो बोल लेते हैं कि जो है ना, वो आके कोई अगर मिलना चाहे, डिस्कस करना चाहे, तो बेशक कर सकता है, वेरी पोलाइट पर्सन। तो आप इसका ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स, काफी आपको हेल्प हो जाएगी उसमें। बाकी फिर आपकी चॉइस है, अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो सोर्स ये बेस्ट है, वरना फिर आप लोग बाकी एकेडमी ज्वाइन कर ले बेशक। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।